कहानी गणित। दादी सास को गुजरे महीने भर से ऊपर हो गया था। वो बात अलग थी कि लॉकडाउन में फंसे होने के कारण इतने दिनों बाद मैं ससुराल आ पाई थी। पति अभी भी दूसरे देश में फंसे थे। जैसे जैसे कार गांव की ओर बढ़ती जा रही थी, मुझे सारी पुरानी बातें एक एक करके याद आती जा रही थी। सिलेंडर खत्म हो गया, जाओ अपनी अम्मा से भरवा लाओ। दिन भर पड़े पड़े ठूसती हैं, फिर गैस पे गैस छोड़ती हैं। ऐसा भभका पूरे घर में। ओह, मेरी सास मुंह में पल्लू दबाकर अपनी सास यानी मेरी दादी सास के लिए ऐसी निर्लज बातें अपने पति से करते हुए मुंह बनाती तो मेरे लिए वहां बैठना मुश्किल हो जाता। कभी मेरे हाथ में आलू की चाट पकड़ा कर कहती, दे आओ पहले वहां, बुढ़िया बड़ी चतुरी है, सूंघ लेगी क्या बना। कभी कहती, क्यों बहू, तत्काल में ऊपर का टिकट नहीं कटता, एक अपनी सास का कटवा देते, फुर्सत मिलती। ये सब बातें वो इतनी तेज आवाज में कहती थी कि अपने कमरे में बैठी एक कॉपी में राम राम लिखती हुई दादी बड़े आराम से सब सुनती रहती थी। वो भी कोई सीधी सादी नहीं थी, मुझे अपने पास खींचकर कहती थी, चुड़ैल है तेरी सास, चुड़ैल, जो गाली मुझको देती है तू सब सीख ले, जब वो मरने वाली हो उसको वही वही गाली देना। इन दोनों की बातें सुनकर जी में आता बैग उठाकर इसी वक्त शहर भाग जाऊं। ऐसी कौन सी दुश्मनी दोनों ने पाल रखी थी कि एक दूसरे के लिए ढंग का एक शब्द भी नहीं निकलता था। तीज त्योहार गांव में मनाना मुश्किल था, पूजा बाद में होती थी, लड़ाई पहले शुरू हो जाती थी। 5 ही दिए घी के रखना, 11 तेल के चासना, हर साल भूल जाती है, फुहर कहीं की, दादी ऊंची आवाज में बताती तो मेरी सास उससे भी ऊंची आवाज में जवाब देती, हाँ और क्या, 11 दिए घी के चास दिए जाएंगे तो बुढ़िया के हलवे का घी नहीं खत्म हो जाएगा, 11 दिए ही लगेंगे घी के। फिर शुरू होता आरोप प्रत्यारोप का दौर। होली, दिवाली, दशहरा सब ऐसे ही मनता। सबसे बड़ी बात थी, इन दोनों के बीच कोई सुलह भी नहीं कराता था। जब कभी तलवारें खींचने की नौबत आई तो मैं भागकर अपने ससुर के पास जाती थी, चलिए ना पापा, देखिए माँ और दादी में थोड़ा ज्यादा हो गया है। वो बड़े आराम से अखबार पढ़ते हुए कहते, अरे हटाओ, कौन पढ़े उनके बीच में, तुम परेशान ना हो बहू, इन दोनों का रिश्ता ही अलग है, ये प्यार है इनका, तुम इनका गणित ना समझ पाएंगे। मैं हैरत में पड़ी हुई वापस आ जाती, लेकिन दूर से आती हुई कुछ आवाजें, भाग यहाँ से, लड़ाका कहीं की, हाँ भाग रहे हैं, मरते समय भी आवाज ना देना, मुझे चिंतित करती रहती थी। कैसे काटे इन्होंने साथ में इतने साल। आज मन में सारी बातें घुमड़ रही थीं। दादी सास की हालत के बारे में कल्पना करती तो सिहर जाती। जाते वक्त भी माँ ने उनसे ऐसी ही दिल दुखाने वाली बातें ही की होंगी। मन में दुख भी था, आक्रोश भी। अब तो टिकट गया दादी का, खुशी होंगी माँ। घर में घुसते ही सामने पापा बैठे दिखे। मैंने धीरे से कहा, घर सूना हो गया पापा। वो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, 90 साल जी ली अम्मा। तकलीफ में थी, खुद भी जाना चाह रही थी, जैसी प्रभु इच्छा। बोलते हुए उनके हाथ कान पे, लेकिन ये बात उस पगलिया को कौन समझाए, देखो अंदर जाकर। आंखों में आंसू भरे हुए उन्होंने दादी के कमरे की ओर इशारा किया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब उस कमरे में किसको देखने के लिए मुझे कह रहे हैं। असमंजस में उस कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए मैं दरवाजे पर ही ठिठक गई। दादी की खटिया पर सास बैठी थी। एक पल को लगा दादी ही वहां विराजमान थी। वही नीली सूती साड़ी, वही बाल लपेटकर कंधा फंसाकर बनाया गया छोटा सा जूड़ा, और उन्हीं की तरह माँ भी एक कॉपी में अनवरत राम राम लिखती जा रही थी। माँ, मैंने धीरे से कहा और पैर छुए। वो मुझे एक नजर देखकर फिर लिखने में जुट गई। अम्मा काम दे गई हैं, पूरा कर ले, बहुत चिल्लाएगी नहीं तो। मैं उनकी ये हालत देखकर सन्नाटे में चली गई थी। क्या रही थी ये, कहाँ चिल्लाएंगी अम्मा इन पर? मैंने धीरे से पूछा, दादी कैसे चिल्लाएंगी माँ, वो तो अब अपने राम जी के पास चली गई है ना। माँ ने चश्मा उतारकर अपनी गोद में रखा, मुझे इशारे से अपने पास बुलाकर मेरे कान में फुसफुसाई, हाँ तो बुलाती रहती है ना, हमें भी जल्दी जाएंगे, तब तक पूरा लिख लें। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई थी। पीछे दरवाजे पर पापा भी भरी आंखें लिए खड़े थे। वो सही कह रहे थे, इन दोनों का रिश्ता अलग था, इनके रिश्ते का गणित हम सबकी समझ से परे था।